चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्टाइक्योमेट्री। हम टुडेज टॉपिक इज अबाउट स्टाइक्योमेट्री। तो आज का टॉपिक है दैट इज रिगार्डिंग द स्टाइक्योमेट्री। ठीक है, स्टाइक्योमेट्री क्या होता है हमारे पास, मान लीजिए अगर आपके पास कोई भी रिएक्शन है N2 गैसेस प्लस H2 गैसेस, व्हाट इट विल गिव NH3 गैसेस, है ना, अमोनिया। ये क्या हमारे पास है, नाइट्रोजन। ये चीज़ हमारे पास क्या है सर, हाइड्रोजन। जब आपस में मिलेगी क्या बनाएगा, अमोनिया, यहाँ पे NH3 बनाएगा। ठीक है ना। अब इसको बैलेंस करो, तो बैलेंस कैसे किया जाता है, लेट क्यों हुआ, कोई बात नहीं, जाओ जानो। इसको कैसे बैलेंस करें, बता दो रोमाई साहब, बता दो कैसे बैलेंस करें, क्या करना पड़ेगा। बैलेंस के माने क्या है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑन ईच साइड, दोनों तरफ से सेम होने चाहिए। ठीक है, बताओ क्या करें, मल्टीप्लाई। यहाँ कितने नाइट्रोजन, 2, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 नाइट्रोजन्स। यहाँ कितने हाइड्रोजन, 2, वहाँ कितने 2 3 आर 6, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 2 आर 6। लवर का 10th क्लास में पढ़ा है ना, ये 8 9 10th में यही पढ़ा जाता है कि कैसे हम बैलेंस करेंगे। ठीक है ना। सो इट इज़ अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, ध्यान रखो, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, ये हमारे पास एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। इससे क्या मालूम होता है, ध्यान रखो इधर, इससे क्या चीज़ मालूम होती है। देखिए पहली चीज़, ये जो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है, जितने भी स्पीशीज़ यहाँ पे, स्पीशीज़ के माने जो चीज़ आपके पास यहाँ रिएक्ट होगे और अल्टीमेटली कुछ ना कुछ बनेगा। यहाँ पे नाइट्रोजन एक स्पीशी है, यहाँ पे हाइड्रोजन एक स्पीशी है, और अमोनिया यहाँ पे एक स्पीशी है। और लेफ्ट हैंड साइड जितने भी होते हैं इनको क्या कहा जाता है सर, रिएक्टेंट्स, है ना। ये तो रिएक्टेंट्स हमारे पास है, और ये चीज़ें हमारे पास प्रोडक्ट एक है, एक से ज़्यादा हो सकता है, ये हमारे पास प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट को दूसरा नाम भी क्या कहते हैं सर, यील्ड। यील्ड मतलब जो आपको मिलता है। ठीक है, ये चीज़, इनको दूसरा नाम क्या कहते हैं सर, रिएजेंट्स। क्या कहते हैं सर, रिएजेंट्स का मतलब जो रिएक्ट होते हैं। ठीक है ना, इनको रिएजेंट्स कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखो इधर। अब ये जो इनके कोफिशिएंट्स है, ध्यान रखो, किन के, रिएक्टेंट्स हो या प्रोडक्ट्स। इसका कोफिशिएंट क्या है, N2 का 1, इसका कोफिशिएंट क्या है, H2 का 3, NH3 का क्या कोफिशिएंट है, 2। दीज आर कॉल्ड स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स। क्या कहते हैं इनको, स्टाइक्योमेट्रिक। अभी हमने नहीं समझा स्टाइक्योमेट्री क्या होता है, ध्यान रखो, अभी हमने स्टाइक्योमेट्री नहीं समझा, लेकिन कुछ चीज़ें पहले समझाने फिर आप इसको समझ सकते हो। स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स, so what are stoichiometric coefficients? First of all, sir, these are the coefficients of the reactants or products in a balanced chemical reaction. जब भी balanced chemical reaction होगी, जो आपके पास reactants हो या products, मतलब जो भी species यहाँ पे take part करती होगी, उनके जो आपके पास coefficients आ जाएंगे, उनको क्या कहा जाता है सर, stoichiometric coefficients कहा जाता है। so यहाँ पे आप बता दो stoichiometric coefficient क्या है, N2 का सर 1 है, H2 का सर 3 है, और NH3 का यहाँ पे क्या है, 2 है। ठीक है, इस तरह आप बहुत सारे रिएक्शंस ले सकते हैं। अब ध्यान रखो यहाँ पे, इससे क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है सर, इससे ये इन्फॉर्मेशन मिली मुझे, या ध्यान रखो, इससे ये इन्फॉर्मेशन मिली मुझे, इसका 1 मोल रिएक्ट होता है, 1 मोल ऑफ N2, ये रिएक्ट करता है किसके साथ, 3 मोल्स ऑफ H2, और कितने मोल्स बनते हैं, 2 मोल्स ऑफ NH3। आप बता दोगे सर क्या टर्म बता रहे हो सर, यहाँ तो 3, यहाँ पे 1, टोटल 4 बनने चाहिए, है ना। आप बताओगे यहाँ पे 1 किसका, इसके 3, टोटल कितने बनने चाहिए सर, 4।
लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये इसका जितना भी अमाउंट आपने लिया वो सारा का सारा रिएक्ट हो, ज़रूरी नहीं है। इसका थोड़ा सा अमाउंट या इसका थोड़ा सा अमाउंट, तभी आगे जाके सीखेंगे। कुछ एजेंट्स आपके पास होते हैं रिएजेंट, उनको कहा जाता है लिमिटिंग रिएजेंट्स। दूसरे हमारे पास होते हैं एक्सेस रिएजेंट्स। लिमिटिंग रिएजेंट्स वो रिएजेंट्स होते हैं जिसकी वजह से आपके पास जो प्रोडक्ट होता है ना वो रिस्ट्रिक्ट होता है। रिस्ट्रिक्ट मतलब जितना ये है फिर ख़त्म हो जाएगा, रिएक्शन उसके बाद कंटिन्यू नहीं हो जाएगी। रिएक्शन नहीं हो जाएगी तो यील्ड मतलब प्रोडक्ट भी नहीं बनने वाला आपके पास। इसी तरह दूसरा एक्सेस रिएजेंट मतलब जिसकी कंसंट्रेशन, जिसकी मात्रा बहुत ही ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू अदर रिएजेंट जो आपके पास यहाँ पे। सो अगर वो ज़्यादा हो या उससे भी कम हो, फर्क नहीं पड़ने वाला है। लिमिटिंग रिएजेंट पे आपके पास यहाँ पे रिएक्शन का जो प्रोडक्ट आ जाएगा उसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब ये कैसे होगा अभी सीखेंगे। तो क्या मिला मुझे पहले, इसका 1 मोल, इसके 3 मोल्स, इसके कितने सर 2 मोल्स, ठीक है ना सर। आपको तो पता है कि 1 मोल किसी भी सबस्टेंस का, ध्यान रखो इससे पहले हमने सीखा 1 मोल किसी भी सबस्टेंस का ये कितने पार्टिकल्स होता है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, ठीक है ना सर, इतने पार्टिकल्स। इसको एवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं, है कि नहीं सर। 1 मोल किसी भी सबस्टेंस का इतने पार्टिकल्स होता है, ठीक है। या आप कह सकते पार्टिकल के माने क्या है, इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या, मतलब कि ये किससे बना है सर, ये गैस है। हाँ सर, गैस का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होता है सर, मॉलिक्यूल। सो आप बता दोगे ना फिर सर, इसका मतलब ये है सर, इसका 1 मोल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 इसके मॉलिक्यूल्स है ना सर, इसके मॉलिक्यूल्स किसके सर, N2 के। ये रिएक्ट करते हैं 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 क्या, मॉलिक्यूल्स किसके सर, H2, और बनाते हैं सर 2 इंटू, क्योंकि इसके 2 मोल्स है, 1 मोल में इतने पार्टिकल्स तो 2 मोल में मल्टीप्लाई बाई 2, 6.022 इंटू 10⁻23 क्या, इसके भी मोल, क्योंकि ये आपके पास गैस है। गैस में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं सर, मॉलिक्यूल्स। एलिमेंट में क्या होता है सर, एटम। अगर ये जना ऐसा छोरी लेके सोडियम, यानी सोडियम ये एलिमेंटल फॉर्म है, तो इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हो गया सर, एटम्स। अगर आपके पास यहाँ पे होता पोटेशियम, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम्स। अगर आपके पास लिखा है CO2, ये तो कंपाउंड है, कंपाउंड में आपके पास कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं सर, मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है ना। इसी तरह क्या है, ये भी आपके पास एक से ज़्यादा एटम्स मीन्स ये मॉलिक्यूलर फॉर्म है, तो इसके मॉलिक्यूल्स, इसके भी मॉलिक्यूल्स, इसके भी मॉलिक्यूल्स। ध्यान रखो इसके इतने मॉलिक्यूल्स, क्योंकि एक ही मोल है। 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल के मान ये किससे बना है, ये बना है मॉलिक्यूल से, इसके इतने मॉलिक्यूल। 3 मोल से मल्टीप्लाई बाई 3 इसके इतने मॉलिक्यूल्स, इसके 2 मोल से तो मल्टीप्लाई बाई 2 इसके इतने मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। अब यहाँ पे देखो, इसको मैं कैंसिल कर सकता हूँ ना, ये और ये कर सकता हूँ ना सर। इससे ये भी सिंप्लीफाई फॉर्म है आपका कहने का अगर सर ये है, इसका 1 मॉलिक्यूल, इसका 1 मॉलिक्यूल, इसके 3 मॉलिक्यूल्स, इसके 3 मॉलिक्यूल, और इसके कितने बनते हैं सर, 2 मॉलिक्यूल्स। सर यही आपका कहने का अगर, हाँ ये भी सही है, क्योंकि इसके 1 मोल, 3 मोल, 2 मोल, 1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल, 3 इंटू, क्योंकि 3 मोल से तो 3 से मल्टीप्लाई करना, 2 मोल से 2 से मल्टीप्लाई करना। सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैसे लिखोगे, करो ना कैंसिलेशन, ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। इसका 1 मॉलिक्यूल, इसके 3 मॉलिक्यूल, इसके कितने मॉलिक्यूल्स हो गए सर, 2 मॉलिक्यूल। अच्छा, और भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 1 मॉलिक्यूल ऑफ N2 कितने एटम्स है इसके, 2 है ना सर, इसके 2 एटम्स हैं, इसमें 2। 1 मॉलिक्यूल H2 के 1 मॉलिक्यूल में 2 एटम्स, N2 के 1 मॉलिक्यूल्स में 2 एटम्स, NH3 के 1 मॉलिक्यूल में 3 और 1 4। तो आप ये कहोगे ना सर, आप ये कहोगे सर, इसके कितने सर, 4, सॉरी इसके 2 एटम्स, इसके 2 एटम्स, शाबाश। अच्छा, इसके कितने, इसमें 1 मॉलिक्यूल में 2, इसके कितने मॉलिक्यूल है, 3 2 और 6, तो इसके 6 एटम्स। अच्छा, इसके 1 मॉलिक्यूल में 4, इसके कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2, ये है ना 2 मॉलिक्यूल, 2 4 और 8, तो इसके 8 एटम्स बनेगा। हाँ ये भी सही है। इतना ही नहीं, हम वजन के हिसाब से भी लिख सकते हैं। कैसे, N2 का वजन कितना होता है, N2 का वजन कितना होता है बता दो, अरे सीखा ना आपने। नाइट्रोजन का है 14 ग्राम्स पर मोल, 1 मोल का वजन है ना सर। अच्छा, और क्या है यहाँ पे, हाइड्रोजन का क्या है, 1 ग्राम पर मोल। अच्छा, अब इसी तरह NH3
NH3 का क्या आएगा, इसके 14, 3 1 आर 3, टोटल हो गए 17, है ना सर। अब ध्यान रखो, इसके 1 मोल, इसका 1 मोल, मुझे बताओ इसका वजन क्या होता है 1 मोल का, जिसका मोलर मास है, ठीक है। N2 का क्या आएगा, नाइट्रोजन 1 का कितना है 14, 2 का कितना आएगा 28, तो आप बता दो कि इसके 28 ग्राम्स, हाँ ये सही है, इसके 28 ग्राम्स। किसके सर, किसके सर, N2 के। किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, हाइड्रोजन के कितने ग्राम्स के साथ, देखो हाइड्रोजन का 1 का कितना है 1 ग्राम, 2 का कितना आएगा 2 ग्राम, मल्टीप्लाई किससे करना है 3 से, 3 2 आर 6, तो आप कहोगे इसके 6 ग्राम प्लस 6 ग्राम्स ऑफ, शाबाश, किसके सर, हाइड्रोजन। क्या बनता है सर, क्या बनता है सर, देखिए अमोनिया जो आपके पास है, अमोनिया का एक मॉलिक्यूल का वजन कितना है 17, ये कितने हैं 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 मोल से, 2 × 17 इज 34, क्योंकि NH3 का कितना है 17, ये दुगना करना है ना, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई वहाँ पे है, तो आएगा 34, शाबाश, क्या बनेगा ग्राम। क्या ये सारी, ये जो भी बातें मैंने यहाँ पे बताई सारी सही है, हाँ सही है। यहाँ पे 28 ग्राम्स, इसके 6 ग्राम्स, इसके क्या बनते हैं 34 ग्राम्स ऑफ NH3। जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी है पहले से, ये सारी चीज़, क्या ये सही है कि गलत, सही है सारी। तो क्या पता चला, पता ये चला जब भी आपको स्टाइक्योमेट्री के साथ डील करना है, इट इन्वॉल्व्स इन द मेजरमेंट, किसमें, मेजरमेंट, किसका मेजरमेंट, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, वॉल्यूम, आपके पास मास। जब भी आपके पास इन अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन कैलकुलेशन करनी होगी रिगार्डिंग मास, कैलकुलेशन करनी होगी रिगार्डिंग नंबर ऑफ एटम्स, रिगार्डिंग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, रिगार्डिंग वॉल्यूम, ये सारी चीज़ें अगर आपको कैलकुलेट करनी होगी इन बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द स्टाइकोमेट्री, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे स्टाइकोमेट्री क्या चीज़ होती है। सो व्हाट इज स्टाइकोमेट्री, स्टाइकियोमेट्री deals, shabash, in the calculation of, yeah, in the calculation, shabash, of क्या सर, number of moles, number of moles या atoms या molecules, शाबाश, या सर mass या volume एटसेट्रा, ठीक है ना, ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। स्पीशीज के माने यहाँ पे रिएजेंट्स, चाहे रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट, इन ए बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, इन ए बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। जरूरी है क्या, कौन सी रिएक्शन सर हमारे पास, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन हमारे पास जरूरी है, ठीक है। क्या अगर बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन नहीं होती, क्या ये चीजें आप करते, नहीं करते सर, क्यों, क्योंकि आपको एग्जैक्ट नंबर तो मालूम ही नहीं होता, मत ना। अगर बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन नहीं होती, आप इसका एग्जैक्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो, मॉलिक्यूल्स हो, एटम्स हो, ये सारी चीज़ें आप कभी भी कैलकुलेट नहीं करते यहाँ पे, ठीक है। आई बात समझ। तो अगर आपको इसके बाद कोई पूछे जाएगा कि आपको बोला जाएगा कि बता दो स्टाइकोमेट्री क्या होता है, अब बोलोगे जो भी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है उसमें जो भी कैलकुलेशंस आपको करनी है, वेदर वो आपके पास स्पीशीज़ के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मास, नंबर ऑफ एटम्स, ये सारी चीज़ अगर कैलकुलेट करनी होगी, आप स्टाइक्योमेट्री के साथ डील करते होगे, ठीक है। आई बात समझ। अच्छा ज़रा इसका बता दो, मनान बता दो आप, मनान। क्या बनेगा, डैश पर सिक्स था समझ, क्या बनेगा, आज क्या बन गॉड, क्या बनेगा, हाँ हाँ बोलो बोलो, ये क्या है यार, क्या बना, ये है क्या ये, अरे मीथेन है ना, मीथेन क्या है, हाइड्रोकार्बन। जब भी हाइड्रोकार्बन क्या रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के, हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है ना सर, CO2 प्लस वाटर, ये 10th स्पोर ना, तो ये मैं सर्टिफिकेट तो पास करना, CO2 प्लस H2, ठीक है। अब बैलेंस कर दो, मनान बोलेगा, बोलो मनान, अरे कोई चिरू चिरू नहीं करेगा, यही बोलेगा। किसको मल्टीप्लाई करना है, इसको 2, इसको 2 के अमल, ठीक, शाबाश, हाँ
बोलो बैलेंस कैसे करें? साहिल बोलो ना, ये सही किया इसने? सही किया? कुछ तो बोलो। अरे मुझे बोलना क्या कोएफिशिएंट आएगी, इसका क्या रखना है? चलो ये 1 है, ये 1 ही है, ठीक? या शाबाश 2, यहाँ ये 1 ही है, और यहाँ तो नंबर ऑफ एटम देखो, कार्बन 1 है, यहाँ से भी 1 है, हाइड्रोजन 4 1 और 4 है, तो यहाँ पे 2 2 और 4 है। ऑक्सीजन क्या है आपके पास? 2 टोटल 4, 2 2 और 4। अब बता क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी? बोलो इन्फॉर्मेशन। इसका 1 मोल, इसका इसके 2 मोल्स, इसका 1 मोल बनता है और इसके 2 मोल्स बनते हैं, यही मिलेगा ना? और ध्यान रखो इधर। अब दूसरी इन्फॉर्मेशन, कितने, ये क्या है? कंपाउंड फॉर्म में, तो इसको 6.022 इंटू 10⁻23 क्या इसके मॉलिक्यूल, क्योंकि 1 मोल में इतने होते हैं। अच्छा इसमें कितने हैं? 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इसके भी मॉलिक्यूल्स, इसके शाबाश 1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, इसके 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। फिर आप क्या करोगे? ये तो कैंसिल होगा, है ना सर? सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी इसकी? सिंपलेस्ट फॉर्म की इसके इसका 1 मॉलिक्यूल, है ना सर? इसके 2 मॉलिक्यूल्स, सर इसके 1 मॉलिक्यूल और इसके 2 मॉलिक्यूल्स। अच्छा मुझे बता दो इसके 1 मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं? इसके 1 मोल, साई का बता दो, ये जो CH4 है ना, 1 मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं टोटल? हाइड्रोजन के कितने हैं? कार्बन का तो टोटल 5, तो बता दोगे 5 एटम्स, ठीक है। ऑक्सीजन O2 में कितने हैं? 2, तो 2 एटम्स इसके, शाबाश। इसमें 2 और 1 3, तो इसके 3 एटम्स, और इसके 2 और 1 3, तो इसके 3 एटम्स, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। तो ठीक सेकंड पेज रखो ध्यान। इसके 5 एटम्स, इसके कितने? 2, इसके 3, इसके 3, कैंसिलेशन होगी ना? 5 1 आर यहाँ है ही नहीं, 2 1 आर नहीं, सिंपलेस्ट फॉर्म यही होगी। अच्छा दूसरा क्या लिख सकते हो मास के हिसाब से? इसके 4, इसका 12 है ना, कार्बन के टोटल 12, हाइड्रोजन का क्या होता है 1, 4 और 12 16, तो इसके 16 ग्राम्स, शाबाश। ऑक्सीजन का 16, ऑक्सीजन का 16 होता है। अच्छा 2 ऑक्सीजन का 32, अच्छा इसका 16 2 और 32, 32 प्लस 12 इज 44। अच्छा H2 हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16, टोटल 18 ग्राम्स आ जाएंगे, ठीक है। ये आप इस तरीके से ये इन्फॉर्मेशन इससे कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। बात आई समझ? अब मसला ये है, मसला ये था क्या सर? ये वाला मसला सर, इसके अगर 1 है, इसके 3 बनने चाहे थे 4, है ना? ले मैंने यही कहेगा ना, मतलब यम चित्र यम सुनचो आख टोटल कस गसन बने 4 बन रहे हैं, लेकिन कितने सर? 2। इसके लिए हमारे पास एक चीज़ है, वन इज लिमिटिंग रिएजेंट, अनदर वन इट इज एक्सेस रिएजेंट। सो फर्स्ट इट इज एक्सेस रिएजेंट, दूसरा हमारे पास है लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट। एक है एक्सेस रिएजेंट, दूसरा हमारे पास है लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। अब क्या होता है एक्सेस रिएजेंट, क्या होता है लिमिटिंग रिएजेंट? नाम से ही पता चलता है, एक्सेस का मतलब ज्यादा, विच इज इन एक्सेस क्वांटिटी, ये ज्यादा क्वांटिटी में होता है, ठीक है ना। विच इज प्रेजेंट इन एक्सेस। अच्छा अगर ये प्रेजेंट होगा एक्सेस में, क्या रिएक्शन का प्रोडक्ट इस पे डिपेंड करेगा? नहीं करेगा, ठीक है। यील्ड इज नॉट इफ, डजंट डिपेंड
यील्ड का मतलब फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, यील्ड के माने ये है फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का बनना इस पे डिपेंड नहीं करेगा। अच्छा, वायरस लिमिटिंग रेट, इसको ऐसे लिखेंगे एक्सेस रेट ER, दूसरा लिमिटिंग रिएजेंट LR। सो क्या होता है लिमिटिंग रिएजेंट? इट इज प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी, प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी, बहुत कम क्वांटिटी में ये प्रेजेंट होता है। कम क्वांटिटी में होगा तो ये रेस्ट्रिक्ट करेगा फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट कितना बनेगा ये डिपेंड सिर्फ इसी पे करेगा। इट रेस्ट्रिक्ट्स, बोला अपॉन क्या होता है एक्सेस रिएजेंट? एक्सेस रिएजेंट क्या होता है? बोलो तावीद, क्या होता है एक्सेस रिएजेंट? क्या होता है? बोलो ना, पान मन में वुचो वनो जल्दी। क्या एक्सेस रिएजेंट? क्या कथ बकवास पान में करूं तेल क्या नजर उसको था वन सा, अगर नजर वन क्या गो एक्सेस रिएजेंट वन अफान सब, हाँ तो गूल दिन सो शेतर खाई लग ना जल्दी मरियो तम से, तुम ना बोझ धरती पे, तुम बकवास कर बहुत यप पर्ना। लिमिटिंग रिएजेंट, इट इज इन लिमिटेड क्वांटिटी, इट रेस्ट्रिक्ट्स द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट का बनना इसी पे डिपेंड करता है। थे ना जरा, मेरे पास साइकिल की एक फैक्ट्री, मेरे पास है नहीं, मान लो अगर होगी, ठीक है, साइकिल की एक फैक्ट्री है, सारे पार्ट्स बन रहे 10 दिन में, मान लीजिए जो भी पार्ट्स इसके होते हैं, टायर वाला वो बना रहा है 15 दिन, वो ले रहा है कितने दिन? 15 डेज, टायर वाला ले रहा है 15 डेज, और सारे पार्ट्स किस पे, जो बाकी पार्ट्स इसके मान लीजिए चेन है, हैंडल है, पाइडल है, बाकी चीज़ें जितनी भी है ये बन गए 10 दिन में। साइकिल कितने दिन में बनेगा? 21 दिन में, 25, कितने दिन? 25 दिन। मगर गुपन क्या शुरू, हाँ कैसे 25 दिन में? अरे जिस 15 दिन वो काम करेगा ना, कौन? टायर वाला, जो बाकी हो गए ना मजदूर, जो बाकी पार्ट्स बना रहे वो क्या बैठे हो गए, वो भी काम करते हो गए ना, या तुझे शू गुपन 15 दिन में बनता है, 15 डेज मैन्युफैक्चर, किसको लगता है? टायर वाले को, टायर को लगते हैं 15 दिन, लेकिन उसमें से जो बाकी 10 दिन है ना, जो बाकी मजदूर हो गए, जो बाकी पार्ट्स बना रहे वो भी तो काम करते होगे ना, तो उनको लगेंगे 10 दिन। तो ओवरऑल साइकिल इसको तो 5 दिन अलावा लग रहे हैं, बात यही है, इसको 5 दिन अलावा लग रहे, साइकिल 15 दिन में तैयार होगा, न कि 25 दिन में, है ना, क्योंकि गोनिकन दहन दोन कर सारी इकवटे कर हम मकलावन हम चलान, पत हो ना 5 दह, हमिस लगा 5 दह अलावा, 5 दिन इसको अलावा लगेंगे, तो साइकिल को बनने में 15 दिन लगते हैं। मसला ये है, मुझे कहने का गर्ज ये था, साइकिल का बनना किस पे डिपेंड करेगा? टायर वाले पे, है ना सर? क्यों? क्योंकि इसने रिस्ट्रिक्ट किया साइकिल का बनना, वो इसलिए क्योंकि जब तक टायर तैयार नहीं होंगे तब तक साइकिल तैयार नहीं होगी, ठीक है ना। इन द सेम वे आपके पास लिमिटिंग रिएजेंट ऐसा रिएजेंट है, जब तक ये प्रेजेंट है प्रोडक्ट बनेगा, ये खत्म हो गया प्रोडक्ट नहीं बनने वाला, ठीक है। अब मसला ही इसको कैसे ढूंढे, कौन लिमिटिंग रिएजेंट होता है, कौन एक्सेस रिएजेंट होता है। रखो ध्यान यहाँ पे, यही रिएक्शन लेंगे जो आपने अभी लिया एग्जाम्पल, मान लीजिए N2 गैसियस प्लस H2 बैलेंस करके थ्राइस H2 गैस है, पहले बैलेंस करना होता है, ठीक है, मैंने समझा दिया बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, बनेगा 2 NH3 गैसियस, 2 NH3 गैसेस, ठीक है। अब देखो ध्यान रखो, इसके यहाँ पे इनिशियली अगर आप देखोगे इसके कितने मिल रहे हैं, इसके कितने मिल रहे हैं, अरे ध्यान, इसके कितने मोल? 1 मोल, है ना सर, इसके 3 मोल्स, ठीक है, और इसके कितने बन रहे हैं सर? 2 मोल्स। आपसे पूछा गया इफ, व्हाट इफ, अगर मैंने लिया इसके लिए मैंने 10 मोल्स, कितने लिए? या 10 मोल्स को छोड़ो, अगर मैंने वजन में लेंगे, अगर मैंने इसके लिए 50 ग्राम
और इसके मैंने लिए 50 ग्राम। बता दो इसके कितने बनेंगे? अगर मैंने इसके कितने लिए 50 ग्राम, इसके लिए 50 ग्राम, इसका कितना बनेगा? क्या बोलोगे? 100 ग्राम? 100 ग्राम बनेगा? कितना बनेगा? आपने सर आपने तो अभी बोला ढूंढना है लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट। अब लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? जो लिमिटेड कम क्वांटिटी में होगा। एक्सेस रिएजेंट क्या होता है? जो ज़्यादा अब कौन लिमिटेड? ये दोनों सेम है? नहीं है। देखो कैसे, अब ध्यान रखो, फिर वहीं थे ध्यान। अब इसका 1 मोल है, इसका मतलब कितने ग्राम? इसके 1 मोल में कितने होते हैं? 28 ग्राम, है ना सर? नाइट्रोजन 14 जरबी से कुता को 8 तो 28 ग्राम इसके है। अच्छा, इसके कितने हैं सर? 3 इंटू, शाबाश बताओ, हाइड्रोजन का 1 का 1, 2 के 2 ग्राम, तो 2 ग्राम आ जाएगा, है ना सर? तो इसके कितने आपके पास है? 28, और इसके कितने हैं? 6। ध्यान रखना पूरा, नहीं होता है, सॉरी, वो कशर पठन मे इतना सन नाइट्रोजन के कितने लेने हैं? 28। जब 28 इसके हो गए, कितने हाइड्रोजन के साथ कितने ग्राम्स के साथ मिलता है? 6 ग्राम। नाइट्रोजन के 28 ग्राम मुझे ज़रूरत है, हाइड्रोजन के 6 ही ग्राम ज़रूरत है, 6 ही ग्राम ज़रूरत है। अब मैं अगर इसके 50 लूँ, मतलब कि नाइट्रोजन के मेरे पास यहाँ पे नाइट्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन रिएक्शन तब होगी जब इसके कितने ग्राम्स हो गए? 28, और इसके कितने हो गए मेरे पास? 6 ग्राम, है ना? अब अगर इसका मैं 1 ग्राम लूँ, इसका अगर मैं इसका कितना लेना है? 6/28 लेना है ना सर? कैसा है? डिवाइड है मिसनेशन, ठीक है? 6/2 3R 2 14R, है ना सर? 3/14 ग्राम, 3 अब इसके कितने हैं? इसके कितने लिए आपने? 50 ग्राम लिए ना? इसके भी 50। अब अगर मैंने इसके 50 लिए, अगर मैंने इसके 50 ग्राम लिए, मल्टीप्लाई करो 50, तो इसके कितने लगेंगे? 3/14 इंटू 50, है ना? 50 इंटू 3 इज 150, है ना सर? अच्छा, इसके करता हूँ 15/14 15 है ना 14 50/14 50/14 डिवीजन आता है ना करना। 14,000 कुता उसको कैलकुलेटर सुन कर रहा 14,000 कुता उसको, हाँ शाबाश 42 क्या बचा? 8 ये क्या खायचे? पॉइंट ये क्या खायचे? 14,010 कुता को ज़रबी 5 7 70 14 इंटू 5 इज 70 14 इंटू 6 84 ये गए याद वही हम लिखो 5 ये दिन क्या बन 14 इंटू 5 70 बचे 10 पॉइंट चढ़ा यहाँ क्या चढ़ेगा 14 इंटू 6 कितना हुआ 84 14 इंटू 7 कितना हुआ 98 वो लगभग क्या नियर आंसर 3.57। लेकिन मसला क्या है मैंने 50/4 इसको क्या मल्टीप्लाई करना है सर 3 से 3 7 आर 21 3 5 आर 15 16 17 3 3 आर 9 10 11 यम कस ग्राम में जरूरत 11 पॉइंट थी ध्यान मैंने 5 दुश्मनी 50-50 दोनों के लिए इसके भी 50 ग्राम इसके भी ध्यान था बस इसके 50 ग्राम इसके भी मगर इसके 50 ग्राम तो उड़ गए इसके 50 ग्राम तो उड़ गए लेकिन इसके कितने बचे इसके लेने मुझे 11.71 तो ये जो ये चीज़ है ये ज़्यादा क्वांटिटी में कि कम क्वांटिटी में ज़्यादा इसके बचे ना तो लेफ्ट कितना होगा इसका लेफ्ट कितना होगा आप बताओगे 50 में से काटो कितना ये 50 में से काटो 11.71 तो ये चीज़ क्या होगी इन एक्सेस और ये चीज़ क्या होगी लिमिटिंग रिएजेंट मैंने आवाज़ समझ ठीक है नत क्या उस बात हुई थी यम दोशवे ही चुनस लेकिन ये किस पे डिपेंड करता है स्टाइक्योमेट्री पे किस पे सर तभी मैंने बोला स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू कैलकुलेट आपका यील्ड कितना बनेगा ठीक है आई बात मेरे समझ थे ध्यान मैं क्या कर इसका 1 मोल इसके 3 इसके 2 बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिया यहाँ पे सो अगर मैंने इनिशियली लिया इसके 50 इसके 50 बता दो इसके कितने बने हमने अभी भी ये कैलकुलेट नहीं किया मैं समझाऊंगा ये कैसे करना है अब इसका मतलब अगर यहाँ 50 ग्राम गिवन है मैं इसको भी किस में कन्वर्ट करूँगा ग्राम्स में अब देखो इसका 1 मोल है N2 का वजन कितना होता है 28 इसका 2 1 आर 2 2 3 आर 6 इसका 3 + 14 इज 17 17 × 2 इज 28 है ना सर ये है लेकिन अगर इसके मैं क्या लूँ
28, इसके 6, तो इसका क्या बनेगा 34। लेकिन मुझे बोल क्या रहा है, अगर मैं इसके 50 लूँ, इसके लूँ 50, तो इसका कितना बनेगा? उसके लिए मुझे क्या ढूंढना पड़ेगा? लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस। ले जाओ इसको। हमने बोला अगर आपको नाइट्रोजन के 28 हो गए, हाइड्रोजन के कितने लेने हैं? 6। अगर इसका 1, इसका 6/28 है ना सर, तो वो कैलकुलेट किया इतना। अच्छा, अगर इसके 50, तो इसका कितना आपके पास 11.71 ही लेना है। मतलब ये तो पूरा खत्म हो गया, ये बच गया, ये एक्सेस रिएजेंट, ये क्या होगा? लिमिटिंग। अब प्रोडक्ट का बनना किस पे डिपेंड करेगा सर? N2 पे। किस पे सर? क्योंकि ये लिमिटिंग रिएजेंट है। तो मैं यहाँ पे किसको इक्वेट कर दूंगा? यहाँ पे मैं इक्वेट कर दूंगा एक तो N2 को, और यहाँ से NH3। यहाँ से बता कोफिशिएंट क्या था, बोलो। इसका 1 मोल, इसके 2, इसका 1 मोल, इसके 2। सर इसका 1 मोल लेना है, और इसके कितने 2 बनेंगे अगर इसका 1 होगा। मतलब इसके कितने ग्राम्स? इसके कितने ग्राम्स? 28 ग्राम्स है ना, इसके 28 ग्राम्स आपके पास। तो इसके कितने बनेंगे? 2 × 17 है ना, दैट इज 34 ग्राम्स है ना। मतलब अगर इसके आपने 28 ले, इसके बने 34। अगर इसका 1 ग्राम लोगे तो इसका बनेगा 34/28। लेकिन इसके कितने खत्म हो गए? 50। तो इसके क्या बनेंगे? 34/28 × 50। इतने ग्राम्स बनेंगे अमोनिया के। इसको डिवाइड करना आ जाएगा ना, उन्हीं है मैं डिवाइड किस कर रहा हूँ। कैंसिलेशन करो, ये क्या आएगा? 25, ये क्या आएगा? 14, ये क्या आएगा? 7, ये क्या आएगा? 17। तो 17 × 25, 17 × 25 डिवाइडेड बाई 7। तो तक कारण डिवाइड मैं शुरू बास। हाँ, 7 1 R, 7 3 R 21। कितने बचे? 4। यहाँ पॉइंट चढ़ेगा, यहाँ 0। 7 R 49, 7 6 R 42। तो नियर अबाउट 6 के करीब आएगा। मैं लिखूंगा 3.6। करो 3.6 को किससे मल्टीप्लाई? 17 से। 3.6 × 17 कर लो। 7 6 R 42, 7 3 R 21, 25 बनेगा। क्या बस 1 6 R 1 3 R क्या बनेगा? 2 शत 5 गए का, 3 जगह 5 तक 6, वो कितना बनेगा आपके पास? 61.2 ग्राम। ठीक है, क्या आवाज समझ? कल पेट को मजा आओ ना कि वो आया समझ? नहीं समझ आ गया? मैडम जी क्या जिला तो आओ समझ आवा? कल पेड़े बाउंसर से का समझ आवा? ये चायस तेल शू मुबारक। ठीक है, सिंपल जी है कुछ लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट आपका नाइट्रोजन निकला, इसी पे डिपेंड करेगा किसका बनना? अमोनिया का। ठीक है ना, इसका 1 मोल, इसके 2 मोल्स। वही मैंने यहाँ पे लास्ट में लिखे, इसका 1, इसके 2 मोल्स। वजन के हिसाब से इसका 28 ग्राम, इसका 17 × 2, क्योंकि इसका 17 होता है 2 मोल से, तो 34 ग्राम। अगर इसका 1 ग्राम तो इतना। अगर इसके 50 लिया आपने, क्योंकि पूरा का पूरा खत्म हुआ, तो इसके बनेंगे 61.2 ग्राम। अगर ये प्रॉब्लम थी कैलकुलेशन, ये नहीं केमिस्ट्री प्रॉब्लम, ये लक्चार की मैथ प्रॉब्लम। लक्चार ना तुम परा मैथ, डिवाइड मल्टीप्लाई सबट्रैक्ट की करा, ये वही प्रॉब्लम है। ठीक है, इसको करो बंद, बाकी इंशाल्लाह कल इसको बंद।